हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल एडुबिला पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं व्याकरण की सीरीज और इस सीरीज में हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद उदाहरण के साथ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये आपके जितने भी क्लास हैं, सारे क्लासेस के जो बच्चे हैं सबके लिए यह उपयोगी है और खास करके उन बच्चों के लिए जो इस साल बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले हैं, क्योंकि यह डायरेक्ट प्रश्न बनकर आता है और इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस चीज को जानना कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद क्या होते हैं और उनके उदाहरणों को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें हम अपने आशय को पूरी तरह प्रकट कर पाते हैं। जो हम कहना चाहते हैं वह बात लोगों तक पहुंचा पाते हैं, तो उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, जिसके कई भेद होते हैं और कई तरह से भेद होते हैं। तो उसी तरह से आज हम लोग पढ़ेंगे कि रचना के आधार पर, मतलब वाक्य की जो बनावट होती है, उस बनावट के आधार पर वाक्य के भेद क्या है और उनके उदाहरण क्या क्या हैं। ये सारे क्लास के बच्चों के लिए, खासकर बोर्ड एग्जाम में जो भाग ले रहे हैं उनके लिए विशेष रूप से यह उपयोगी है, इसलिए आप सभी लोग इस पर ध्यान देंगे। तो हम आज यहाँ जानेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के मुख्य तीन भेद हैं। आप जानते हैं, सरल वाक्य जिसे कि हम लोग साधारण वाक्य भी कहते हैं, और दूसरा है जटिल या मिश्र वाक्य, और तीसरा है संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। तो अब एक एक करके हम इन तीनों वाक्यों के भेद को जानेंगे और इसकी परिभाषा भी समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में उद्देश्य और एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो, उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। आप जानते हैं कि वाक्य दो पार्ट में बटा होता है, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। मतलब कि जो कर्ता होता है उसको हम लोग उद्देश्य कहते हैं, और कर्ता के लिए बाकी जो शब्द आते हैं एक वाक्य में उसको विधेय कहते हैं। तो जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहा जाता है। और इसका उदाहरण भी बहुत सिंपल है। राम बाजार जा रहा है। आप देखिए, राम बाजार जा रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, राम बाजार जा रहा है, एक राम के बारे में कहा जा रहा है, यह स्टेटमेंट है। और वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह पुस्तक पढ़ रहा है, यहाँ एक उद्देश्य है और विधेय भी है कि पुस्तक पढ़ रहा है, यह भी एक ही है। तो इस तरह से यह सरल वाक्य होगा। आप इसके उदाहरण का विश्लेषण कर लीजिए। देखिए, उपर्युक्त वाक्यों में राम और पुस्तक कर्ता है। राम और पुस्तक क्या है, कर्ता है, और तथा जा रहा है तथा पढ़ रहा है, ये क्या है, ये क्रिया है। तो एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होने के कारण ये सरल वाक्य है। तो इसमें राम क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और जा रहा है और पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, विधेय हो गया। तो इस वाक्य में एक ही, जैसे वह एक ही विधेय है, और पुस्तक पढ़ रहा, या पुस्तक पढ़ रहा है, यह क्या है, एक विधेय और एक उद्देश्य है, जिसकी वजह से यह सरल वाक्य है। और सरल वाक्य में कर्ता और क्रिया के अलावा कर्म तथा उनके पूरक भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। जैसे कि इसमें कर्ता तो होता ही है, लेकिन कर्म भी हो सकता है। जैसे राहुल पढ़ा, तो राहुल पढ़ा, तो यह सरल वाक्य बना है किन किन चीजों से, तो कर्ता और क्रिया से। पढ़ा शब्द क्रिया शब्द हो गया और राहुल कर्ता हो गया। राहुल पढ़ रहा है, तो राहुल क्या हो गया, राहुल कर्ता हो गया। पढ़ क्या हुआ, यह क्रिया हुआ, और रहा है, यह इसका विस्तार हो गया। तो इस तरह से सरल वाक्य कई तरह के होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ और भी है, जैसे कि देखिए, पड़ोस में रहने वाला राहुल पढ़ रहा है। तो यह सबसे पहले राहुल जो है यह कर्ता है, और इससे पहले ये इतना सारा कर्ता का विस्तार है। तो विस्तार, कर्ता, क्रिया, पढ़ना क्या है, क्रिया है, और रहा है, यह इसका विस्तार है। तो इस तरह से यह भी सरल वाक्य होगा। और राहुल ने पुस्तक पढ़ी। आप जानते हैं राहुल के साथ कर्ता का ने चिन्ह लगा हुआ है, यह कर्ता है। पुस्तक क्या हुआ, कर्म है, और पढ़ी मतलब क्रिया। तो इस वाक्य का जो स्ट्रक्चर है, कर्ता, कर्म और क्रिया है। नेक्स्ट है राहुल ने मित्र को पुस्तक दी। तो यहाँ भी राहुल कर्ता हो गया, मित्र को कर्म हो गया, और पुस्तक दी, यह कर्म क्रिया हो गया, यह कर्म हो गया, और दी तो क्रिया हो गया। इस तरह से कर्म क्रिया की संज्ञा इसको हम लोग देंगे।
और नेक्स्ट है कि राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी। तो यहाँ राहुल ने कर्ता हो गया और कर्म का विस्तार हुआ अपने प्रिय मित्र को दिया, मित्र को कर्म हो गया और इसका विस्तार है अपने प्रिय, कहानी की पुस्तक दी। तो यहाँ कर्म हो गया और कर्म का विस्तार और फिर कर्म क्रिया। तो इस तरह से ये जितने भी वाक्य हैं ये सरल वाक्य हैं, क्योंकि इसमें एक विधेय और एक उद्देश्य हो रहा है। अब नेक्स्ट है जटिल या मिश्र वाक्य क्या होता है, हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों उसे जटिल या मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे, तो आप इसको समझ लीजिए, फिर से सुनिए इसको। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ, मतलब एक उपवाक्य होगा, वाक्य के अंदर छोटा सा वाक्य होगा जिसको हम लोग उपवाक्य कहेंगे, और उसके साथ एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों तो उसे जटिल या मिश्र वाक्य कहा जाता है। इसके उदाहरण को भी समझ लीजिए। जैसे कि वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। तो यहाँ क्या है, यह उपवाक्य है। वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। तो यह जटिल वाक्य है, मिश्र वाक्य है। गहन से गहन संकट हो फिर भी वह हंसता रहता है। तो यह भी क्या हुआ, यह मिश्र वाक्य का उदाहरण हो गया। और नेक्स्ट फिर तीसरा है संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। तो इसमें वाक्य जुड़े होते हैं। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य योजकों द्वारा, योजक जोड़ने वाले को कहते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं उसको योजक कहते हैं, कहीं कहीं उसको संयोजक भी बोलते हैं। तो योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य कहते हैं। तो संयोजक द्वारा जुड़े रहने पर भी प्रत्येक वाक्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है तथा एक दूसरे पर आश्रित नहीं रखता। इसमें दो वाक्य होंगे लेकिन यह एक दूसरे पर आश्रित नहीं होंगे और ये दोनों वाक्य संयोजक द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे। जबकि आप यहाँ देखिए जटिल वाक्य में देखिएगा तो इसमें स्वतंत्र वाक्य नहीं है, दो वाक्य हैं। ये एक उपवाक्य हो गया और एक उपवाक्य ये हो गया। लेकिन वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा। तो इसका स्वतंत्र इसका अर्थ नहीं हो सकता और स्वतंत्र प्रयोग इसका नहीं हो सकता है। लेकिन यही सीधे संयुक्त वाक्य में हम देखें तो जो दो वाक्य रहते हैं उन दोनों वाक्यों का स्वतंत्र अस्तित्व रहता है और एक दूसरे पर आश्रित नहीं रहता। अगर अलग अलग भी वाक्य रहे तो वो अलग अलग अपना सही अर्थ बताता है। ऐसे वाक्यों को समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं। ये वाक्य समानाधिकरण वाक्य कहलाते हैं। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग संयोजक के रूप में, विभाजक के रूप में, विरोध दर्शक के रूप में और परिणाम बोधक के रूप में होता है। मतलब कि जैसे देखिए इसमें जो अवयव होते हैं, कंडक्टर ने सीटी बजाई और बस चल पड़ी। तो यह क्या है, यह संयोजक हुआ, तो इससे यह जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से यह संयुक्त वाक्य हो गया। कंडक्टर ने सीटी बजाई, यह एक अलग वाक्य हो गया। बस चल पड़ी, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं और ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं इस संयोजक वाक्य से, इस संयोजक से। और यह क्या है, यह एक अव्यय है, यह चेंज नहीं हो सकता है। और उसके बाद दूसरा उदाहरण देखिए, तो यह संयोजक से तो जुड़ता ही है, विभाजक से भी जुड़ता है। जैसे आप पहले आराम करेंगे, यहाँ यह एक स्वतंत्र वाक्य हो गया। आपके लिए खाना ले आऊं, ये दोनों स्वतंत्र वाक्य है और यह जुड़ता है इस विभाजक से जिसको हम लोग या बोलते हैं, या लिखा हुआ है। आप पहले आराम करेंगे या आपके लिए खाना ले आऊं। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों बिल्कुल स्वतंत्र वाक्य है और इस विभाजक से यह जुड़ रहा है। तो इस तरह से ये दोनों मिल करके संयुक्त वाक्य बन रहा है। और नेक्स्ट उदाहरण है विरोध दर्शक का। अब इसमें विरोधात्मक बात आपको आएगी। मैं आपका काम अवश्य कर देता। यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ यह एक स्वतंत्र वाक्य है, मैं आपका काम अवश्य कर देता, लेकिन ये विरोध दर्शक है जहां लेकिन परंतु किंतु आ गया तो यह विरोध दर्शक है। क्या करूं, व्यस्त हूं। तो यहाँ भी दो स्वतंत्र वाक्य हैं, क्या करूं, व्यस्त हूं, मैं आपका काम अवश्य कर देता। तो ये जुड़ रहे हैं इस विरोध दर्शक लेकिन से। और उसके बाद है उसने बहुत मेहनत की थी,
इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। तो यह परिणाम बोधक है, इसलिए उसने बहुत मेहनत की थी इसलिए वह कक्षा में प्रथम आया। अगर मेहनत नहीं किया रहता तो वह कक्षा में प्रथम नहीं आता। तो यहाँ इसलिए जो है इस वाक्य का परिणाम दिखाता है, इस वाक्य का परिणाम। और यहाँ लेकिन इसका विरोधदर्शक है और यहाँ यह विभाजक है या। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में जाना कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, जटिल या मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या यौगिक वाक्य। उसके बाद सरल वाक्य में आपने जाना कि जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे राम बाजार जा रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। और उसके बाद जटिल या मिश्र वाक्य में आपने जाना कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य के साथ एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जुड़े हों उसे जटिल या मिश्र वाक्य कहा जाता है। मतलब कि जो उपवाक्य होगा वह दूसरे पर आश्रित होगा तभी वह मिश्र वाक्य कहलाएगा। जैसे वह कौन सा क्षेत्र है जहां महिलाओं ने अपना कदम नहीं रखा, तो यहाँ यह जुड़ा हुआ है इससे, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह उपवाक्य इससे जुड़ा हुआ है इसलिए यह मिश्र वाक्य है, जटिल वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में देखा है, संयुक्त वाक्य में जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं वह किस किस तरह के हो सकते हैं, किस रूप में हो सकते हैं। तो संयोजक के रूप में हो सकते हैं, विभाजक के रूप में हो सकते हैं, विरोधदर्शक रूप में हो सकते हैं और परिणाम बोधक रूप में हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़े। अब नेक्स्ट में हम लोग वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में वाक्य रूपांतरण पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। और बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।